Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो इंसान नहीं था, वो एक जीता जागता खौफ था। एक ऐसा नरभक्षी था जिसकी भूख इंसानी जिस्म से मिटती थी। उसके फार्म हाउस में दाखिल होना मतलब मौत की बाहों में उतरने जैसा था। वहां अलाव की राख में इंसानी खोपड़ियां दबी हुई थीं और रसोई में उबलता था भेजे का सूप। नाम था उसका राम निरंजन, लेकिन लोग उसे कहते हैं राजा कोलंदर। वहां वो लोगों को मारता नहीं था, वो उनका शिकार करता था। खोपड़ी से भेजा निकालता, उसे उबालता और पी जाया करता, क्योंकि उसका मानना था इंसानी दिमाग पीने से शक्ति मिलती है, अपार शक्ति। वो ऐसा शैतान था जो कायस्थ बिरादरी के दिमाग से डरता था। इसलिए जब उसका साथी उसी बिरादरी से निकला तो कहते हैं उसने उसे भी नहीं बख्शा। पहले कत्ल किया, फिर खोपड़ी को भून कर वो कई दिनों तक उसे खाता रहा। साल 2000 प्रयागराज में जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह अचानक लापता हुए थे तो किसी को क्या पता था कि पुलिस उस केस को सुलझाते सुलझाते एक ऐसे साइको किलर तक जा पहुंचेगी जिसकी डायरी में दर्ज हैं 14 खून के किस्से। ये कहानी है पत्रकार की बेरहमी से हुई हत्या की। खेतों में दफनाया गया जिसका धड़, तालाब में बहाया गया जिसका सिर, और खुलती गई वो परतें जो इंसानी कल्पना से परे थीं। इस बार जुर्म, राज और हत्या में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे नरपिशाच कहा जाता है। उसके फार्म हाउस पे क्या कुछ हुआ उस बारे में बात करेंगे। जहां अलाव की राख में झुलसी थी इंसानियत, जहां राजा कोलंदर ने बनाए थे मौत के किले, जहां पुलिस ने जहां से बरामद किए थे 14 नरमुंड। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैसे तो काम करता था, लेकिन वो खुद को राजा समझता था। उसकी अदालत चलती थी फार्म हाउस में और सजाएं मिलती थी। मौत की सजा देता था अपनी पत्नी का, उसका जो पत्नी थी उसका नाम था फूलन देवी, और उसने अपने बच्चों का नाम रखा था अदालत और जमानत, पर खुद को कहता था बेकसूर। जब इलाहाबाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तब भी उसके चेहरे पर वही पागलपन था जो पहले दिखाई देता था। सोचिए, जनवरी की वो सर्द रात, हड्डियों को पा देने वाली ठंड। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर हल्की हल्की कोहरे की चादर थी। एक टाटा सूमो धीरे से आके रुकती है। अंदर बैठा था एक नौजवान बिजनेसमैन जिसका नाम मनोज सिंह और उसका ड्राइवर रवि श्रीवास्तव। 2 अजनबी यात्री सवार होते हैं, एक महिला और उसके साथ एक शख्स जिसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक सन्नाटा था, और सन्नाटे में छिपा था एक शिकारी, राजा कोलंदर। अगली सुबह तक ना कोई आवाज आई, ना कोई खबर। बस 2 परिवारों की आंखें पथराग रह गईं, क्योंकि हफ्तों की तलाश के बाद और फिर प्रयागराज के शंकरगढ़ के सन्नाटे भरे जंगलों में कुत्ते की तरह नोचे गए 2 लाशें मिलती हैं, नग्न हालत में, कटे फटे, इंसान कम, मानो कसाई घर के टुकड़े हों। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो महज एक पन्ना था उसकी डायरी का, उस डायरी का जो सालों बाद पुलिस को राजा कोलंदर के फार्म हाउस से मिली। एक ऐसी डायरी जिसने खोले नरसंहार के वो पन्ने जो हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री को दहला देंगे। राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन कौल, एक नाम जो सामने दिखे तो आम आदमी लगे, लेकिन परछाई देखें तो दरिंदगी की, हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला वो देवता दिखाई देता था जिसने एक एक इंसान को बेरहमी से मारा। एक ऐसा नरपिशाच जो खून करता था, टुकड़े करता था और फिर खोपड़ी से भेजा निकालकर उसका सूप बनाकर पी जाया करता था। उसका मानना था कायस्थों का दिमाग तेज होता है, इसलिए वो भेजा खाकर खुद को ताकतवर बनाता था। वो सिर्फ कत्ल नहीं करता था, वो इंसानों की खोपड़ियों को ट्रॉफी की तरह सजाया करता था और अदालत, आंदोलन, जमानत जैसे नाम अपने बच्चों को देता था, क्योंकि उसकी दुनिया में न्याय की परिभाषा वही तय करता था। 2000 में मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या होती है। 2012 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की बेरहमी से की गई हत्या, और फिर एक फार्म हाउस से बरामद होते हैं 14 इंसानों के कटे हुए नरमुंड। हर एक सिर एक कहानी, हर खोपड़ी एक राज, और हर पन्ना उस डायरी का एक खौफनाक अध्याय था। 19 मई 2025, 25 साल के बाद इंसाफ की दस्तक होती है। लखनऊ की एडीजे कोर्ट में जज रोहित सिंह फैसला सुनाते हैं। राजा कोलंदर और उसका साला वक्शराज अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। दूसरी बार मिली है उसको उम्र कैद, और सजा के साथ साथ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। लेकिन क्या इंसाफ हुआ है, या ये बस उस शिकारी की डायरी का एक बंद अध्याय है?
जो खुद को राजा मानता था और अपनी अदालत में मौत की सजा देता था। ये कहानी है उस नरभक्षी दरिंदे की जो इंसानों को शिकार बनाता था और फिर पीता था उनका दिमाग। अब शुरू होगी पूरी कहानी, एक एक कत्ल का सच आपको बताऊंगा, उस फार्म हाउस का कनेक्शन भी आपको बताऊंगा जहां सिर्फ खून की खुशबू बसती थी। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात करेंगे जुर्म, राज और हत्या में राजा कोलंदर और उसकी मौत की डायरी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक दोस्तों यकीन मानिए झंझोर कर रख देगी। इतनी बेरहमी और खौफनाक तरीके से शख्स ने इंसानों का खून किया है। उनकी लाश के साथ जो इसने हैवानियत को अंजाम दिया है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े कर देता, फिर मरने वालों की खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालता और सूप बनाकर पी जाया करता था। उसका एक साथी कायस्थ था। उसने सुन रखा था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेज होता है, इसीलिए उसने अपने साथी को भी नहीं बख्शा। एक दिन उसका कत्ल करने के बाद वो कई दिन तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भून कर खाता रहा। उसके भेजे को उबालकर सूप बनाया और पीता रहा। उसका क्योंकि मानना था कि वो अगर उस सूप को पिएगा तो इससे उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव निवासी राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर को नरपिशाच कहा जाता है। पुलिस दिसंबर 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के लापता होने की जांच कर रही थी। धीरेन्द्र को लापता हुए 8 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। जांच में राजा कोलंदर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो कहानी बताई वो डराने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि वो 14 दिसंबर 2000 को ही धीरेन्द्र सिंह का मर्डर कर चुका है। इसके पहले साल 1998 में भी एक मर्डर में उसका नाम आ चुका था। यह हत्या धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा में टीवी वीसीआर किराए पर देने वाले युवक की थी। एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भाई ने राजा कोलंदर को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी उसने तय कर लिया था कि धीरेन्द्र की हत्या उसको करनी है। पुलिस का मानना था कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की काली करतूतों के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उसका कत्ल किया गया। राजा कोलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को अपने पीपरी फार्म हाउस पर बुलाया था। सर्दी थी इसलिए अलाव जला रखा था। धीरेन्द्र अपनी बाइक से वहां पहुंचता है। वो अलाव के पास बैठ गए। इसी दौरान राजा कोलंदर के साले वक्शराज ने गोली मार दी और मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह ने दम तोड़ दिया। राजा कोलंदर और उसका जो साला था वक्शराज, दोनों धीरेन्द्र के शव को उसके बाद टाटा सुमो में लादकर मध्य प्रदेश की सीमा पर लेकर पहुंचे। पहले धीरेन्द्र का सिर और लिंग काट दिया। लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेट कर इन लोगों ने रीवा के बाणसागर तालाब में फेंक दिया। धीरेन्द्र मर्डर में जांच के दौरान पुलिस को राजा कोलंदर के घर से तलाशी में एक डायरी मिलती है और उसी डायरी ने उन 14 कत्ल का जो राज था वो खोला था। पुलिस ने जब राजा कोलंदर की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो दोस्तों वो सन रह गए, क्योंकि पुलिस ने जब डायरी पढ़ी तो उसमें जो कुछ लिखा था वो सुनने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। पुलिस ने डायरी के आधार पर उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। उसके फार्म हाउस से अशोक कुमार, मुइन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड भी बरामद हुए। इसकी हत्या का जिक्र डायरी में था। पूछताछ में पता चला कि राजा कोलंदर ने कुल 14 लोगों का कत्ल किया था। वो जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था। राजा कोलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया करता था। कर्मचारी के होने के बावजूद वो खुद को राजा ही समझता था। उसका कहना था कि जो आदमी उसे पसंद नहीं उसे वो अपनी अदालत में सजा जरूर देता है। अजीब सोच के कारण कोलंदर ने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी और दोनों बेटों के नाम अदालत और जमानत रखे थे। उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। इस नरपिशाच की हैवानियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ ही कर्मचारी जो था उसका काली प्रसाद श्रीवास्तव को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वो कायस्थ बिरादरी का था। और इस नरपिशाच का मानना था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेज होता है और काफी तेज काम करता है उनका दिमाग, और ये भी चाहता था कि मेरा दिमाग तेज काम करे। वो कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भून भून कर खाता रहा। उसके दिमाग को उबाल कर सूप बनाया और पीता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को
राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई और लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। उसके खिलाफ यह केस करीब 12 साल तक चला और वर्तमान में कोलंदर उन्नाव जेल में बंद है। सजा सुनाए जाने से महज कुछ घंटे पहले ही अदालत में उसे लाए जाने तक वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसका कहना था कि उसे सियासी रंजिश की वजह से फंसाया गया है। हालांकि तमाम पत्रकारों और गांव के जो लोग थे उनकी मौजूदगी में की गई छापेमारी में फार्म हाउस से 14 नरमुंड बरामद होने की बात पर वो कोई जवाब नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स पर जो OTT प्लेटफॉर्म है इस पर राजा कोलंदर पर आधारित एक वेब सीरीज भी लाई गई है। इस वेब सीरीज का नाम था इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। लखनऊ ADJ कोर्ट ने सीरियल किलर राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले वक्शराज को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल साल 2000 यानी कि आज से तकरीबन 25 साल पहले हुए डबल मर्डर में जज रोहित सिंह ने यह फैसला सुनाया है। रायबरेली के रहने वाले मनोज सिंह, जिसकी उम्र 22 साल है, और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव साल 2000 में अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोलंदर और वक्शराज को 4 दिन पहले ही यानी कि 19 मई को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया था, करार दे दिया था। राजा कोलंदर और जो उसका साला है वक्शराज को इससे पहले प्रयागराज में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में 2012 में इलाहाबाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यानी कि कोलंदर और जो उसका साला है वक्शराज को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राजा कोलंदर ने 14 से ज्यादा हत्या करने की जो बात है वो कबूल किया था। वो हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता था, मांस खाया जाया करता था, जबकि खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालकर सूप बनाया था और पी जाया करता था। राजा कोलंदर प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। साल 2000 में पहली बार प्रयागराज में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या का मामला में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और इस पूरे मामले पर मनोज कुमार सिंह रायबरेली के हरचंदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता शिव हर्ष ने FIR दर्ज कराई थी और उसी के मुताबिक उनका बेटा मनोज कुमार सिंह जो था वो ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के साथ 24 जनवरी यानी कि आज से पूरा 25 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 25 साल पहले लखनऊ से रीवा के लिए टाटा सुमो से निकले थे। दोनों ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास कहते हैं से यात्रियों को बैठाया था। इसमें एक महिला भी थी। इसके बाद मनोज और रवि लापता हो गए थे। कई दिनों तक दोनों का कुछ पता नहीं चला, तो फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि पुलिस ने मनोज और रवि की तलाश उस वक्त पे शुरू कर दी थी। लखनऊ से रीवा तक के जो रास्ते हैं तमाम रास्तों को खंगाला गया, हर एंगल से जांच की गई, लोगों से पता किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कई दिनों के बाद उन लोगों को एक खबर मिलती है कि एक शत विशत हालत में शव जो है प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों से बरामद हुआ है। दोनों के शव जो थे नग्न थे। टाटा सुमो का कुछ पता नहीं था। फिर 2000 के इस दौरान दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने मार्च 2001 में पूरे 1 साल के बाद चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कुछ कानूनी वजहों से मुकदमे की सुनवाई 2013 में शुरू हो पाई। पुलिस के मुताबिक मनोज सिंह की हत्या में राजा कोलंदर का नाम तब खुला जब राजा कोलंदर ने प्रयागराज में एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। अब जब पुलिस ने पत्रकार की हत्या के मामले में जांच शुरू की तो राजा कोलंदर के फार्म हाउस में कई लोगों के कटे हुए सिर मिले। यहां से मनोज सिंह का जो है पूरा कोट मिला, पूरी चीजें फिर पता चली, जिस पर रायबरेली के टेलर का नाम लिखा था। अब इसके अलावा मनोज सिंह के लूटी हुई टाटा सुमो भी उसी फार्म हाउस से मिलती है। उस पर फूलन देवी का नाम लिखा था। पुलिस ने जब कोट और टाटा सुमो की जांच की तो कड़ियां जुड़ती चली गईं और मनोज सिंह तक जा पहुंची। इसके बाद मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या में राजा कोलंदर का नाम सामने आया। अब जांच और पूछताछ के दौरान पता चला कि मनोज और रवि दोनों टाटा सुमो की सर्विस करवाने लखनऊ आए थे। जब वो वापस लौट रहे थे उसी वक्त चारबाग के पास राजा कोलंदर, उसकी पत्नी फूलन देवी और साले वक्शराज ने गाड़ी रुकवाई। अब जब गाड़ी रुकवाई तो फिर राजा कोलंदर ने मनोज से कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, गाड़ी से प्रयागराज तक, उस वक्त वो इलाहाबाद हुआ करता था, तो छोड़ दीजिए। राजा कोलंदर ने 1500 रुपये में टाटा सुमो बुक की और इसके बाद सब लोग उस गाड़ी में बैठे और इलाहाबाद के लिए चले गए। अब मनोज रायबरेली में हरचंदपुर में रुक गए क्योंकि जनवरी की ठंड थी। ऐसे में मनोज ने कोट और कुछ ऊनी कपड़े रखे। फिर प्रयागराज के लिए वो रवाना हो जाते वहां से। कई दिनों तक दोनों वापस नहीं लौटे। तब परिवार ने तलाश शुरू की। बाद में उनकी
शत विशत लाश जो थी वो इलाहाबाद के बॉर्डर पर शंकरगढ़ के जंगलों में मिली थी। इलाहाबाद में बार बार इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि अब नाम प्रयागराज है, उस वक्त पे प्रयागराज का नाम इलाहाबाद ही हुआ करता था। बहरहाल प्रयागराज में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का 14 दिसंबर 2000 को शव मिलता है। इस हत्याकांड की जांच करते हुए पुलिस पहली बार राजा कुलंदर तक पहुंची। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म अपना कबूल कर लिया। राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र के भाई ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, तभी मैंने ये कंफर्म कर लिया था, ये तय कर लिया था कि इससे तो मुझे बदला लेना है, और इसके बाद धीरेन्द्र सिंह की उसने हत्या करने की ठान ली थी। अब धीरेन्द्र सिंह को प्रयागराज स्थित अपने पीपरी फार्म हाउस पर बुलाया। धीरेन्द्र बाइक से वहां पहुंचा था, सर्दी थी इसलिए अलाव जला रखे थे। धीरेन्द्र भी वहां पर पास आके बैठ गया, बातचीत शुरू हुई। तभी राजा कुलंदर के साला जो था वक्षराज, उसने गोली मार दी। मौके पर ही धीरेन्द्र ने दम तोड़ दिया। उसी के बाद इन लोगों ने, वक्षराज और राजा कुलंदर ने, धीरेन्द्र के शव को टाटा सुमो से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचे। जैसा मैंने आपको बताया पहले कि पहले लिंग काटा और फिर उसके बाद लाश को अलग अलग टुकड़ों में करके खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर पन्नी में लपेटकर रीवा के बाण सागर तालाब में फेंक दिया गया। मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को राजा कुलंदर के घर से तलाशी में डायरी मिली थी, और उसी डायरी में, जैसे मैंने बताया आपको पहले, कि 14 हत्याओं का राज खुला। और पुलिस ने जब राजा कुलंदर की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो वो हैरान थे, क्योंकि उस डायरी में बारीकी से बाकायदा एक एक बात लिखी थी। पुलिस ने डायरी के आधार पर उससे पूछताछ की, तब जाकर दोस्तों कहीं इस पूरी कहानी से पर्दा उठा। इस दौरान मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या का भी खुलासा हुआ, और इसी के बाद पुलिस ने उसके फार्म हाउस में छापा मारा था। वहां से अशोक कुमार, मुइन, संतोष और भी कई लोगों के नरमुंड जो हैं वो बरामद हुए थे। अब इसकी हत्या का जिक्र डायरी में भी था। पूछताछ में पता चलता है कि राजा कुलंदर ने कुल 14 लोगों का कत्ल किया था। वो जरा जरा सी बात पर लोगों का कत्ल कर देता था, क्या सोचता था, सारी चीजें इसमें आई। अब इस पूरे मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई और लोगों की हत्या में दोषी करार देते हुए इस पूरे मामले को रेयरिस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। उसके खिलाफ केस करीब 12 साल तक चला। तब से कुलंदर जेल में बंद है, और सजा सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले ही उसे अदालत में लाया गया था। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी जिसमें एक शख्स कैसे नरपिशाच बनकर मासूम और बेगुनाहों का कत्ल कर रहा था और किस तरीके से वो पकड़ा गया। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर आखिर में अब आपको सुनाते हैं इस नरपिशाच राजा कुलंदर के नाती ने अपने नाना के बारे में, इस नरपिशाच के बारे में कैमरे पर क्या कुछ कहा है। तो आखिर में नाती की आप ये बात सुनिए और हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि इस शख्स के ऊपर आपकी क्या राय है। इसको जो उम्र कैद की सजा मिली है, क्या इससे आपको लगता है कि इसको और कोई सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। बहरहाल इस पूरे केस पे आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। तो राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर के मकान पर हैं, जिस पर लखनऊ की जिला कोर्ट ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, और ये सजा लखनऊ के थाना हिंडोला के एक जीप चोरी और मर्डर के मामले में सुनाया गया है, जो कि 1999 का था। आरोप है कि लखनऊ के नाका हिंडोला से एक जीप किराए पर ली थी, और राजा कुलंदर और उनके साले वक्षराज ने ड्राइवर और जीप मालिक की हत्या कर दी थी और शव को बरगढ़ के जंगलों में फेंक दिया था। अब उसी ने जिला कोर्ट लखनऊ ने सजा सुनाई है। हम इस मकान पर हैं, आप देख सकते हैं, ये राजा कुलंदर का मकान है। यहाँ पर उनका बेटा जमानत और अदालत यहाँ पर रहा करते हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। हमारे साथ इनके रिश्तेदार हैं, इनके नाती हैं। इनसे जानेंगे कि जिला लखनऊ की जिला कोर्ट ने राजा कुलंदर को 2.5 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया है और सजा को उम्र कैद में यहाँ पर सजा सुनाई है। क्या कहेंगे आप? इस बारे में पता नहीं हमें, अभी इस बारे में हमें नहीं पता भी है, क्योंकि आज ही हुआ लगता है। आप ही लोग से जो पता हुआ है पता हुआ। आप कौन है उनके राजा कुलंदर के? वो हमारे नाना जी हैं, हम नाती हैं। तो कभी नाना से मिले हैं? मिले हैं, काफी बार मिले हैं। स्वभाव उनका कैसा है? स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, और सबसे हट के, मतलब इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है स्वभाव। आप राजा कुलंदर के कौन है? नाती हैं, बेटी के बेटे। यस।
तो कभी सुना है आपने कि आपके नाना ऐसे स्वभाव के थे, उन्होंने 14 मर्डर का आरोप उनके ऊपर है? सुना है, लेकिन ये जब हुआ था मुझे ऐसे कुछ पता नहीं है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि जब ये सब हुआ तो हमारी पैदाइश नहीं थी, मतलब 2004 में, और हमें लगता नहीं ऐसे हो सकता है कुछ, क्योंकि हम भी वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे बोलते हैं कि वहीं मर्डर हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता, हमें कुछ पता नहीं। यहाँ इस मकान में कौन कौन रहता है? मामा, मामी, नानी, बस। दोनों मामा रहते हैं? क्या नाम है उनका? जमानत और अदालत। यहाँ पर दोनों बेटे जमानत और अदालत राजा कुलंदर के रहते हैं, और आज लखनऊ की जिला कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास और 2.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। हाँ, उसकी सजा तो वैसे कम है, उसको तो एक तरह से फांसी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कोई भी टेररिस्ट है, कोई ऐसे मर्डर कोई होते हैं तो उनको तुरंत गवर्नमेंट तुरंत मिल के, मतलब जो भी होता है अपना कोर्ट उनका तुरंत फांसी से ऐसे तुरंत सुनाई दे देता है। तो अभी उसके लिए तो ये सजाएं कम है। जहाँ तक उसने जितने परिवार उसने बर्बाद किए, हम लोग को उसने 20-25 साल पीछे कर दिया। हम लोगों ने, मेरे पापा ने कितनी मेहनत की, हमारे पूरे परिवार कितने खतरे में थे। अभी भी उनके बहुत सारे मतलब ऐसी गैंग टाइप, क्योंकि ऐसा कोई छोटा ऐसे कल्प्रिट नहीं था, बड़ा कल्प्रिट था, बहुत बड़ा अपराधी था। तो उसको में भी फांसी होना चाहिए, बट हो गया। जो भी कोर्ट का फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, और में भी हम ऐसा चाहेंगे ऐसी घटनाएं आगे चल के किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हमारे फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया। आज भी हम वो चीज़ें याद करते हैं तो काफ़ी मतलब ऐसे गिल्ट फील होता है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते हैं। और मेरे चाचा हमेशा हम लोग के साथ रहते, बट उनका आशीर्वाद अभी भी हम लोग के साथ है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और हाँ, उनके जितने भी गैंग जो भी लोग हैं उनको हमारे फैमिली को मतलब थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम अभी भी।